नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने LCD मतलब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30। तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं दोस्तों। ये है कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने जो दोस्त हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको 11th-12th में भी मैथ्स पढ़ना है, उनको भी आप रिकमेंड कर दीजिए कि आप विवेक सर को सब्सक्राइब कर लो, उनके चैनल को, है ना। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे की फर्दर क्लासिफिकेशन जो नोटिफिकेशन है हम आपके पास पहुंचा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है दोस्तों कि जो हम कह रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइए। और जहाँ तक आज है हम लोग अपना सेट रिलेशन फंक्शन, है ना, हमने सीक्वेंस बना रखा है कि 12th का कैसे हम कोर्स कवर करेंगे और 11th का कैसे कवर करेंगे। और जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर हैं, जो रैंकर्स हैं, वो मतलब आपका कह सकते हो कि वो 11th का कोर्स कैसे कवर करेंगे, 12th का कोर्स कैसे कवर करेंगे और महा रिवीजन कब से स्टार्ट होगा, उसकी पूरी प्लानिंग हमने बना रखी है। जैसे कि हमने कल की क्लास में अनाउंस भी किया था मोटिवेशनल क्लास में, और वो संडे को हम अनाउंस कर देंगे प्रॉपर वे में, संडे की शाम, है ना, कहते हैं ना कि प्रॉपर प्लानिंग के नाम। तो एक चीज़ और है कि आप निश्चिंत रहिए, और हमारी गुजारिश है आपसे कि आप हमको सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। क्योंकि देखो क्या है कि वो एक कहते हैं ना कि एक बेहतर शिक्षा हर भारतीय का अधिकार है। ये आपका स्टूडेंट होने के नाते अधिकार है कि एक आपको बेहतर शिक्षा, एक कोर क्वालिटी एजुकेशन मिले। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको दे सकूं। तो ये आपका अधिकार है और ये मेरा फ़र्ज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वो कैसे मजबूत होगा, है ना, कम्युनिकेशन जो गैप है वो कम से कम हो, इसके लिए आपको हमें जुड़ना होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस सीट में 20 सीट्स हैं टोटल, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर जेई मेन, जे एडवांस, तो देखो हम क्या करेंगे ना, जो जेई मेन है जनवरी का, उसके पहले समीर बंसल की सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन से हैं, तो एक आपका सिंगल चॉइस वाले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, और इंटीजर टाइप वाले सारे डिस्कस कर देंगे। उसके बाद मैट्रिसेस मतलब जो भी आएगा आपका, जो अलजेब्रा वाला उनका सेक्शन है, उसके में भी इंटीजर टाइप और सिंगल चॉइस टाइप। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम इंटीजर और सिंगल चॉइस डिस्कस कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जेई मेन में भी सिंगल चॉइस और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, तो वो आपका इत्मीनान से हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते भी हो कि जेई एडवांस 2020 में इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो 54 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 108 क्वेश्चन पूरे पेपर में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मिला के, जिसमें 50% इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, है ना। और उसके बाद 36 आपके मोर देन चॉइस वाले क्वेश्चन थे। तो जैसे आपका जेई मेन ओवर हो जाएगा तो वहाँ से 2 चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी। जेई मेन जनवरी का ओवर होते ही, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक तरफ हम ले जाएंगे आपका मोर देन चॉइस, है ना। मोर देन चॉइस के बाद आपका हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ, और लास्ट प्रायोरिटी रहेगा हमारा मैट्रिक्स मैचिंग, है ना। मैट्रिक्स मैचिंग हमारा लास्ट, क्योंकि मोर देन चॉइस अगर आप कर लेंगे तो मैट्रिक्स मैचिंग में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखा है, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमने ये टारगेट बना रखा है बच्चों कि 10 क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय एक्सीड नहीं करें। हम चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही सारा डिस्कशन कवर हो जाए। और एवरेज मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन का डिस्कस कर, याद रखना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर मैं डिस्कस करूँगा तो हमें 5 से 10 मिनट आपको समझाना है ना। हमें अपना ज्ञान थोड़े यहाँ शो करना है कि विवेक सिंह को कितना आता है। मेरे ना आने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप सीधे सोचो ना। मैं यहाँ थोड़े दिखाऊंगा कि यार ये मेरे लिए चुटकी बजाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे थोड़े होगा आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन बेटा तब होगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन के, कहते हैं ना, धूम मचा दे, तो वो चीज़ करोगे तब। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कई बच्चे कहते हैं कि सर डिस्कशन ही 1 घंटे में करते हैं। अरे बेटा वो डिस्कशन है ना, इसलिए वो 1 घंटे होता है। अगर सॉल्यूशन करना होगा तो 10 मिनट से 15 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, है ना। हमने कहा भी था, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने डेडिकेशन के साथ समीर बंसल की बुक इस साल 3 अप्रैल से लेकर और 8 अप्रैल तक, मतलब हमारे ख्याल से कितने दिन हो गए, 6 या 7 दिन होते हैं, है ना, उसमें कंप्लीट कर लिया था A to Z 1028 क्वेश्चन जो है ना, वो एक एक करके कंप्लीट किया था मैंने,
है ना, डेडिकेशन के साथ। मतलब उसके बाद निकले ना तो लगता था कि यार कैलकुलस में तो सब आता है, हम जी एडवांस का पेपर देखे हैं 2020 का, साला कैलकुलस का एक क्वेश्चन नहीं है उसमें कि ना हो, है ना, टपोरी टाइप के तो क्वेश्चन देते हैं और उसी में जनता घायल है। तो ये बात है, डेडिकेशन अगर आप दिखाओगे, लेकिन हाँ हमने सॉल्व किया ना, वो आपने तो नहीं किया, मैं आप चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो, तो उसी हेल्प के लिए हम आए हैं। और हमारा सॉल्व करना किस काम का जब हम आपको ना बता पाएँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले मैं सोचता था 20-20 करूँगा, लेकिन अब लगता है कि इंटीजर टाइप और सिंगल चॉइस है ना, आराम से कर लेंगे, है ना, सबके कर लेंगे। 100 दिन में अगर 10-10 भी करेंगे तो 1000 हो जाता है ना। और 1000 का मतलब जानते हो कितना होता है? विकास गुप्ता भी लपेट लेंगे इसी में, समीर बंसल भी लपेट लिया जाएगा, सिंगल चॉइस इंटीजर, और आपका जो विकास गुप्ता की अलजेब्रा वाली बुक है वो भी लपेटा जाएगा, वेक्टर 3D भी, सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस रेगुलरिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब देखिए, ये आज हम लोग 21 से 30 करेंगे, अगले दिन 31 से 40 करेंगे, उसके अगले दिन क्या हो जाएगा 41 से 50, मतलब 31 से 40, तब ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से उठाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें 4-5 दिन लगेगा, फिर फंक्शन, फिर ITF, उसके बाद आपका इंडेफिनिट में पहुंच जाएंगे, इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट, डेफिनिट के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद डिफरेंशियल, जिस ऑर्डर में वो है ना उसी ऑर्डर में मैं पढ़ाऊँगा, है ना, अपने से नहीं इधर उधर। तो देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लें, सही से लिखे हैं ना। तो लिमिट x n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 टू द पावर n अपॉन 4 माइनस √3 प्लस 2 साइन थीटा टू द पावर n प्लस 2 एग्जिस्ट एंड इट इज़ इक्वल टू p वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस कॉस थीटा बाई p इज़ इक्वल टू 7, 8, 9, 10, है ना, ये ऑप्शंस दिया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये p के इक्वल है, तो ये p की वैल्यू, अब p नॉन जीरो है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो लिखा है आप ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये n प्लस 2 पावर, यहाँ n पावर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/4 माइनस √3 प्लस 2 साइन थीटा होल टू दी पावर n। अब आप कहोगे कि इसका n पावर आपने एडजस्ट कर दिया, 2 पावर कहाँ है, तो 2 को यहाँ लिखा जाएगा 1/4 माइनस √3 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें तो n है नहीं, जो भी n है वो यहाँ पे है ना, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, कब नॉन जीरो होगी। तो इसमें 3 केस बनते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, हम इसको बाद में मिटा देंगे, है ना। तो ये p अगर पॉजिटिव है, क्लियर, तो अगर देखो p टू दी पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट का है, p टू दी पावर n रहे तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, इसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। अगर ये p आपका, p मत लिखिए, कुछ और लिख देते हैं, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा p से। यहाँ पे a लिख दिया जाए और यहाँ पे भी a लिखते हैं। तो अगर a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे हम लोग GP में मगते हैं ना पूरा अच्छे तरह से, कि जब भी कॉमन रेशियो -1 से 1 होता है तो r की पावर n की वैल्यू 0 हो जाती है, ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपकी a की वैल्यू 1 हो गई तो ये वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, 1, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये p के इक्वल, और ये तो इनफाइनाइट रियल नंबर है नहीं, मतलब कुल मिला के इसी कैटेगरी में होना चाहिए। ये भी फेल कर देंगे, ये भी फेल कर देंगे, है ना। यहाँ आने के लिए, इसको 1 करने के लिए क्या करें, ये दोनों को सेम कर दें, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको हमने 1 से ग्रेटर कर दिया, 1 से ग्रेटर, बच्चों ध्यान देना, 1 से ग्रेटर, देखो अगर a पॉजिटिव होता है तो फ्रैक्शनल बेस के केस में हम लोग ये ग्राफ जानते हैं, है ना। ये तब, एक मिनट, ये आपका एसिम्प्टोट की तरह रहता है, ये तब होता है जब 0 से a की वैल्यू 1 होती है, और इसको इंक्रीजिंग बनाते हैं अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, क्लियर। और इक्वल टू 1 में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खींच दोगे, तो आप कहोगे ना कि सर आपको अगर p के इक्वल करना है और p जे फाइनाइट रियल नंबर, तो इसका एक ही केस है कि आप क्या करो, इसको बेचारे को 0 कर दोगे तब तो ये पूरा गायब हो जाएगा। इसको अगर 1 से ग्रेटर कर दोगे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, वो भी गड़बड़। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको क्या करें, 1 कर दें, है ना। तो फॉर, आप यहीं पे लिख सकते हैं फॉर लिमिट, तो ये हम लोग क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 4 = 4 माइनस √3 प्लस 2 साइन थीटा,
तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है और वो कितना आती है √3/2 और थीटा आ जाएगा आपका π/3 के इक्वल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जो इस टर्म के लिए p की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये तो 1 हो गया और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4² विच इज़ 1/16। तो आपसे पूछ रहा है p + cos थीटा अपॉन p की वैल्यू, तो p मतलब इसको 1 + 1/p टाइम्स cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखो 1 प्लस ये 16 टाइम्स cos कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 1 + 8 होता है और 1 + 8 इज़ 9 के इक्वल, है ना। तो आंसर इज़ सी ऑप्शन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान रखना, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ लिखा है ना, ये आप कॉपी पे लिख दीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये क्लिक कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लिक करता है ना तो थोड़ा हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। हमें लगेगा कि यार ये हम क्वेश्चन कर नहीं पाए, परेशान होंगे फालतू का, वो सब हम नहीं चाहते। हम कह रहे थे ना कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, है ना। डिस्कशन का मतलब होता है कि क्या आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। अगर ये कंसेप्ट याद है तो आप कहोगे कि सर =p के लिए, और p फाइनाइट नंबर है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब ही कि फाइनाइट रियल, और =p मतलब p इज ए फाइनाइट नंबर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बनती है, और नॉन जीरो चॉइस में एक ही चॉइस की इसकी वैल्यू 1 करते हैं, और जैसे इसकी वैल्यू 1 करते हैं हमें थीटा आता है, और जैसे 1 करते हैं तो ये वैल्यू ही 1, और यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इससे हमें लिमिट और थीटा दोनों मिल जाते हैं। थीटा की वैल्यू π/3 आती है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि अपना थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फिर जो कह रहा है उसको आप करते जाइए। आप ये भी कर सकते थे कि पहले हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, तो p/p 1 हो गया और ये 1/p, तो 1/p मतलब p की वैल्यू 1/16 है, तो 1/p कितना हो जाएगा 16, और cos ऑफ π/3 मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया किसके इक्वल 9 के इक्वल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप भी कंप्लीट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है 22। इसमें थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ना, देख के डरिएगा मत। और ऐसे क्वेश्चन आजकल जेई पूछता है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है और आपका टेम्परामेंट चेक करता है ना। ये एक अच्छी चीज़ है कि जेई में आजकल अच्छे क्वेश्चन फिर से आने लगे, जो हम लोगों की तैयारी के दौरान आते थे, है ना। मतलब फिर से जेई अपना क्वालिटी इम्प्रूव कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अब उनको फ़ायदा होगा। तो देखिए, गिवन f ऑफ x की वैल्यू है log ऑफ बेस a, और ये मॉडुलस ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, ये मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज की पावर x। तो आप कह सकते हो कि ये चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे भी टर्म है, ये a की पावर में ये पूरी चीज़ लिखी है -5, है ना। ये ध्यान रखना है कि ये पूरा टर्म 1 है और उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है, अपॉन 3 + a की पावर 1/mod x। और ये कब है, जब x की वैल्यू नॉन जीरो हो और बेस अपना 1 से ग्रेटर हो, और इसकी वैल्यू 0 के लिए 0। अब वहीं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़ी है। पहली थ्योरी ये था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम लोग LHD और RHD निकालेंगे, है ना, LHD और RHD, फिर इसमें हमने ये बताया था कि P और Q करके कंसेप्ट बताया था फंडा, कि अगर P और Q फाइनाइट नंबर हैं और P और Q इक्वल हैं, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस कन्फर्म होगा। लेकिन अगर P और Q इक्वल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी फाइनाइट आ गए, तो कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल बट स्टिल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = a। ए कोई पॉइंट है यहाँ पे, बेस में इन्वॉल्व है, तो उसको कुछ और पॉइंट a1 बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव सीधे सीधे निकालते हैं। अगर डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाता है तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, और अगर डेरिवेटिव अलग अलग आ जाता है तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। और वो दिखाएंगे अगर फाइनाइट दोनों आ गए और अनइक्वल आ गए, जैसे 1 2 1 3, तो फिर कहेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस कन्फर्म होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको क्या करें। तो देखो, एक दो चीज़ें हैं जिसको मैं लिख लिख के मिटाता भी रहूँगा। इसमें कंसेप्ट क्या क्या है देखिए। जैसे पहला तो ये है कि हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, है ना, इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हो इसको। इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू होती है 0 अगर x की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, और
इसकी वैल्यू -1 लिख देते हैं अगर x आपका क्या है, नॉन इंटीजर है ना। तो आप ध्यान से देखो, जब जीरो मना किया गया है और जीरो के नेबरहुड में देखेंगे तो नॉन इंटीजर्स पे ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू -1 आ जाएगी, लेकिन मॉड लगा है तो 1, और ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, log ऑफ a टू द बेस क्या होता है 1। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये मैं कह रहा हूँ कि x गया पहले, है ना, ये तो कितना बना, ये तो 1 बन गया, और ये जो a टू द बेस a है, तो आप कह सकते हो कि a पॉजिटिव अगर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये मतलब पूरा ये जो टर्म है ना, इसको x लिखा गया है, अगर इसको x शुरू में ही लिख देगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो इसको भी हमने क्या कर रखा है, -1, और ये अगर x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें LHD RHD दोनों चाहिए, एक जगह नहीं बात कर सकते। तो ये हम लोग लिखेंगे दोस्तों a अपॉन, जैसे मान लीजिए x ग्रेटर देन 0 के लिए पहले हमने सोचा कि लिखें, तो ये मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा, और ये माइनस, तो ये लिखेंगे कुछ ऐसे 2 अपॉन -1/x, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये a की पावर -2x -5 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, ये पावर में ही है, तो ये लिखा जाएगा 3 प्लस a की पावर 1/x, और x टाइम्स आगे क्या लिखेंगे, अगर ये नेगेटिव ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव कर देंगे, बस ये फ़र्क पड़ेगा, तो a की पावर 2x -5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस a की पावर -1/x। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और इक्वल टू 0 के लिए क्या कहोगे, कहोगे सर ये तो पहले से ही दिया है, लिखा हो ना, सही से दिख रहा है सबको, ये 0 है, ये तो क्वेश्चन की लाइन ही लिख रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना कि 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू, इसकी 0 होती है अगर x की वैल्यू इंटीजर हो, और इसकी वैल्यू लिखते हैं -1 अगर x नॉन इंटीजर है। तो ये उसी के बेसिस पे आप इसको -1 कर दोगे, क्योंकि आप 0 के नेबरहुड में हो, एग्जैक्ट 0 पे तो वैल्यू ये दी हुई है। 0 के नेबरहुड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ये 0 है ना, तो ये 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में आप कह सकते हो कि ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो इसको -1 किया, इसको -1 किया, ये मॉड की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो 1 हो गया, और ये बाहर लॉग की प्रॉपर्टी से गया था, और ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि -1 अपॉन मॉड x, तो -1 अपॉन, हमने कहा था कि एक बार लिखेंगे x को पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे तो नेगेटिवली में माइनस होगा, तो ये आ गया आपका, है ना। अब मैं क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ, है ना, एक बार आपने क्वेश्चन आपके पास तो है ही, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। हमने आपको बताया ही था कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना कि सोल्यूशन, क्लियर। तो डिस्कशन और सोल्यूशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिस्कशन में जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में आना चाहिए जिसके लिए डिस्कस किया जा रहा है, सोल्यूशन में जो सॉल्व कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, अब हम कह रहे थे कि RHD निकालते हैं, तो f' 0 प्लस, तो इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो कहोगे कि f0 की वैल्यू तो 0 ही है, और यहाँ पे 0 प्लस h करेंगे तो ये आएगा h टाइम्स a माइनस 2h माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस a टू दी पावर 1/h होल डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। h इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब a आपका फ्रैक्शनल सॉरी बेस 1 से क्या है, आपका ग्रेटर है, तो आप कह सकते हो कि ये कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ये 0 जाएगा। तो ये मान लीजिए बेस को थोड़ी देर के लिए हम 2 मानते हैं, तो ये कुछ ऐसे लिखा जा रहा है 2 की पावर -5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 की पावर इन्फिनिटी, है ना। तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, इक्वल टू 0। ये समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ। और सिमिलरली LHD लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ -h कर दीजिए इसी में, तो यहाँ एक -h किया, ये 2h माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस a1/h होल डिवाइडेड बाई -h। तो अगेन सिमिलर लॉजिक से क्या होगा, आप ध्यान से देखो, एक मिनट एक काम करते हैं, यहाँ -h करेंगे तो ये अगेन +h हो जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा अलर्ट रहना, गलतियाँ यहाँ होती हैं और जल्दीबाजी में कुछ ज़्यादा ही गलती हो जाती है। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं ना -h, क्लियर। तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे भी क्या होगा, आप ध्यान से देखो, तो 0 -h लिखा था आपने, तो ये -h ही होगा, a की पावर -2h -5, एक यहाँ -h आएगा, एक यहाँ -h, यहाँ -h, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/a की पावर क्या लिखेंगे 1/h, देख लेना, थोड़ा बड़े बड़े एक्सप्रेशन है।
तो अब क्या है, सिमिलरली ये अगर मान लीजिए उसी तरह से लिखते हैं तो ये 2⁻⁻5 होल डिवाइडेड बाई 3 + 2⁻∞, ये फाइनली ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये दोनों वैल्यू 0 आने का मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। तो कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल गलत हो गया, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x = 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए, नहीं कोई भी बेस 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव है। और f इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड फॉर ई ओनली, नहीं आपके सबके लिए है, तो केवल और केवल बी ऑप्शन होगा। इसमें क्या था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की दो वैल्यूज़ होती हैं। 0 अगर x की वैल्यू इंटीजर है और -1 अगर x नॉन इंटीजर है ना। और ये ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लिखा जाए ना लिखा जाए कैलकुलस में जब भी यूज़ करेंगे तो 99.99% यही होता है, वैसे एग्जाम में लिख के आता है। तो हमने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट की वैल्यू निकाल ली, और इस तरह से हमारा जो डेरिवेटिव है LHD और RHD दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सेम आने का मतलब कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा बेटा। और एक चीज़ और देखो, आप लोगों को बहुत ये आलस करते हो, हमारे क्लास देख लेते हो और सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाते हो, तो वो तो आपको काम करना ही है। दूसरा, अगर कोई डाउट होता है ना तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है बेटा, लिखने आता है ना, टाइपिंग आती है तो उसमें लिख दो, है ना। हमारा को तारीफ़ करनी है तो तारीफ़ कर दो, और कोई कमी महसूस होती है कि ये सर को करना चाहिए तो वो भी लिख दीजिए। सजेशन आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम योर साइड, है ना। हम उसको रिप्लाई करते हैं। हमारा पहला काम होता है कि दिन की शुरुआत हम करते हैं, है ना। सब कुछ करने के बाद हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट जो हमें मैसेज किए रहते हैं उनको रिप्लाई करना, उसके बाद हम अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप लोग आलस करते ही नहीं हो, व्हाट्सअप नहीं, स्लैक चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, स्लैक चैनल जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। और स्लैक चैनल में अभी तक 145 मेंबर्स ही हैं, 150 में 157 हो गए हैं अभी तक, 157 भी नहीं, 170-80 के आसपास पहुंच गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी 1000 तक ले जाएं। और वो एक क्लासरूम स्टडी की तरह है बच्चों, उसमें हम आपको डाउट बताएंगे, है ना। जैसे एकदम आप क्लास वाली फीलिंग लेते हो ना, वो मिलेगी आपको उसमें, एकदम एग्जैक्टली क्लास वाली फीलिंग मिलेगी। लगेगा कि यार ये तो हमारे सर हमारे घर पे आके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उस तरह की फीलिंग होगी। हम लोग दूर दूर रहेंगे नो डाउट, लेकिन उसका एडवांटेज बहुत मिलेगा। स्लैक का आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं आप, है ना। वैसे हमने पूरी तरह से अपनी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें जो मेन फंडा था वो क्या था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला और दोनों 0 0 आ गए, मतलब फिक्स और फाइनाइट आ गए और इक्वल आ गए, तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल करते ही हम लोगों ने कंटिन्यूअस कर डाला, है ना। तो अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आप नोट भी कर चुके होंगे, हम साइड भी हट गए हैं। तो अब हम लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, O मतलब ओरिजिन है, ऑफ रेडियस 1, P Q आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्किल सच दैट थीटा इक्वल टू POQ इज एन एक्यूट एंगल एंड R इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल सच दैट OPRQ इज ए पैरेललोग्राम, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, इसमें क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने आना चाहिए। डायग्राम बनाते हैं सबसे बढ़िया, और आराम से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। एक हमने सर्किल बनाया, है ना। आप चाहें तो रेफरेंस एक्सिस भी बना दीजिए। अब कह रहा है कि POQ क्या है, एक्यूट एंगल है। तो PQ आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल सच दैट ये एक्यूट है। तो P कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से P यहाँ ले लेते हैं, Q हमारा वेरिएबल रहेगा फिर, तो Q को हमने यहाँ दिखा दिया। अब हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरह से, है ना। समझना इस चीज़ को, और इसी को कहा जा रहा है R, क्लियर। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा M, ये 1 है, और इसको हम लोग वेरिएबल के तौर पे मान लेते हैं थीटा, क्लियर। तो ये जो पैरेललोग्राम है, आप इसके एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि इसकी वैल्यू दी हुई है f ऑफ थीटा, ये। तो ये क्या करेंगे हम लोग, टोटल पैरेललोग्राम के एरिया में से ये सेक्टर की एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो QM लिखा जाए, तो QM इज़ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू कितनी होती है, तो पैरेललोग्राम की एरिया होती है बेस इंटू हाइट, तो बेस है 1 OP इंटू QM, सीधे सीधे लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर। समझना इस चीज़ को। और एरिया ऑफ OP ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर
OPQ। तो ये कितना आएगा, तो 1/2 r² थीटा इन रेडियन, तो दिस इज θ/2। तो अब ये जो एरिया है, क्या करें, पैरेललोग्राम के एरिया में से इस सेक्टर की एरिया हटा दें, तो f ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin θ माइनस θ/2। तो आपसे पूछ रहा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 f θ/θ निकालिए। तो आप कहोगे कि सर इसको करने के लिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin θ/θ sin θ माइनस θ/2 होल डिवाइडेड बाई थीटा। आप LH रूल भी लगा सकते हैं, तो ये 1 माइनस स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये 1/2 आया। लेकिन इतना आसानी से हमने किया कैसे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ। ये डायग्राम पे मत जाइएगा, उतना हमारा ड्राइंग देख ही रहे हो कितना पैदल है। सर्किल बनाना, वो चपटा सा सर्किल हो गया है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, ढंग से सर्किल बनाना चाहिए था, है ना। इसको बना ही देता हूँ ना। अब देखो बन तो गया ही है, अब समझना इस चीज़ को, अपने से अच्छे से बना लेना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। पहले तो कह रहा है कि O सेंटर है, तो O सेंटर दिखाया, रेडियस 1 है वो भी दिखाया, P और Q ऐसे हैं जिससे ये एक्यूट एंगल बने, वो भी दिखा दिया। P को हमने यहाँ माना, आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ मानने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और इसे कहीं भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि एंगल एक्यूट एंगल R इज़ द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल सच दैट OPRQ इज ए पैरेललोग्राम। अब इफ़ एरिया इज द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम दैट आउटसाइड द सर्किल, तो ये डॉटेड वाला जो एरिया है ये आउटसाइड द सर्किल है। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लिखा है, तो वो आया sin θ, है ना। परपेंडिकुलर आपका sin θ है, बेस 1 है, तो sin θ एरिया का पैरेललोग्राम आ गया। और कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर डबल कर देते हैं, तो वो भी 100% सही है। और दूसरा कि ये सेक्टर की एरिया, तो 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर ये इस तरह से हो और ये अगर थीटा है, रेडियस r है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 θr², जहाँ पे थीटा इन रेडियन होता है। तो ये आपने लिखा, तो एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे पैरेललोग्राम के एरिया में, तो क्या मिलेगा आपको, फिर आप कहोगे कि सर आपको मिल जाएगा f ऑफ थीटा, और इसको थीटा से डिवाइड करके थीटा टेंस टू 0 किया, तो आंसर कितना आ गया, 1/2, विच इज आंसर नंबर 3rd ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ 100%। तो अब हम लोग किया जाएगा, तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व था, तो इसमें आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए, जो कि बेस इंटू हाइट होता है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी हम लोगों ने बचपन से 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, कि या उससे पहले ही पढ़ लेते हैं 10th क्लास में, मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक है उसमें एरिया कैलकुलेट करवाया जाता है। कई जगह ट्रायंगल वाले पार्ट में, सर्किल वाले पार्ट में, तो वहाँ आ जाता है। थीटा याद रखिएगा, ये रेडियन में होता है। मैं बार बार स्टूडेंट लोग क्या करता है, डिग्री में लिख देता है ना, और पूरा चौपट हो जाता है। तो थीटा इन रेडियन, रेडियन का मतलब जानते हो ना, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। वैसे पाई के ऊपर r नहीं लिखते, लेकिन समझाने के लिए इस तरह से हमने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। QM, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा हूँ सिंबॉलिक नोटेशन में, आप पूरा लिख लेना, आपके पास तो स्पेस ही स्पेस होगा, जगह ही जगह होगा, टाइम ही टाइम होगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, हालांकि कुछ नहीं है, बस आप वहाँ पे टेम्परामेंट अपना सही रखेंगे तो सबसे लल्लू पेपर लगेगा, और नहीं टेम्परामेंट सही रखेंगे तो फिर आप बाद में क्या कहते हैं, जब कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ। तो अब हम लोगों ने 23rd कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे अपना डिस्कशन 24 क्वेश्चन का। तो लिखो अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, और अगर आपने हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास देखा होगा, और आप रिक्वेस्ट है कि अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, मतलब रैंकर्स हैं, है ना, ड्रॉपर से टॉपर वाले स्टूडेंट हैं, मतलब आप ड्रॉप लिए हैं और ये क्लास देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे डिफरेंशिएबिलिटी की 12th अब हम आज से अपडेट कर देंगे। वो जितनी क्लासेज हमने 12th के नाम पे ली हुई हैं, आप लोगों के लिए भी ड्रॉपर 12th सिलेबस के नाम पे हम वो चीज़ें शेयर करते जाएंगे। और आपको हमने कहा है ना, केवल 3 से 4 बुक खरीदनी है। एक समीर बंसल की बुक है जो कैलकुलस की आती है, दूसरी विकास गुप्ता की एक खिचड़ी वाली बुक आती है जिसमें पंकज जोशी जी भी हैं, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप उसकी वजह से आप क्या करिए, उसकी जगह पे आप जो विकास गुप्ता की इंडिविजुअल अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बुक आती है उसको ख़रीद लीजिए, है ना।
और तीसरी बुक आपको समीर बंसल की अलजबरा खरीद लेनी है या विकास गुप्ता की अलजबरा, दोनों में से कोई एक। हमारा पहले प्रेफरेंस रहेगा कि हम समीर बंसल अलजबरा कराएं और लास्ट में रखेंगे, एक रिवीजन मोड में चलेंगे विकास गुप्ता की अलजबरा करते हुए। और इसके अलावा हमारे वेबसाइट www.futureiitnvivek sir पे हमने प्रैक्टिस सीट में 20 प्रैक्टिस सीट वो बेसिक के नाम पे है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो MNIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस 100% मिल जाएगा। और हम लोग 5191 फार्मूला एक होता है उस पर भी बात करेंगे, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कभी बात करेंगे, है ना। वो 5191 फार्मूला क्या है ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और ये 5191 फार्मूला मेरा जो भी स्टूडेंट वर्क करता है वो MNIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस तो उसको मिल ही जाता है वर्स्ट केस में। और बढ़िया केस क्या होता है तो IIT बॉम्बे चला जाता है, IIT खड़गपुर जाता है, IIT इलेक्ट्रिकल ले लेता है दिल्ली में जाके, IIT कानपुर में जाता है। तो ये 9 मतलब होता है ना, उसके बीच में जो रहते हैं। और 91 का मतलब आगे हम डील करेंगे इसको, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन ये मैं कह रहा था ना कि जो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास देखे होंगे तो जो 3rd क्लास है ना, मुझे याद है मैं रिसेंटली डिस्कस किया हूँ, तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन कराया हूँ। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पे एक शायद N करके है ना, तो उसमें हम लोग 2P-1 आंसर करते हैं। तो जैसे किसी स्टूडेंट को आंसर याद हो तो कहेगा कि सर 4 हो गया, 4 का डबल हो गया 8, 4 का डबल 8 होता है और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो गया 7। आंसर तो मालूम है, ए ऑप्शन। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ आपका नॉन डेरिवेबल मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखो ये तो ऐसे ही टाइम पास है, ये तो भाग जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे fx का ग्राफ दिया हो, अगर उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा या ग्राफ बिलो चला जाएगा सब ट्रैक करने पे। तो आप कह सकते हो कि कांस्टेंट का उतना खास कोई रोल है नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपना g ऑफ x एक फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू है 4 sin x, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 7 से उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसी को देख लेते हैं 0 से पाई के बीच में, याद रखिएगा 0 पे भी क्लोज, पाई पे भी क्लोज। इसका ग्राफ बनाते समय स्टूडेंट लोग बहुत दिक्कत करता है, कहता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ नहीं आता समझ में, तो थोड़ा हम बड़ा सा बना देते हैं, इसको समझिएगा, है ना। सिमेट्रिकल है देखने में जैसा भी लगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये अपना π/2 है, क्लियर। अब 0 से ये 4 तक जाएगा, आप कह सकते हो कि ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी 4, तो ये 4 हो गया। अब इसके बीच में कौन आएगा, तो एक 1 आएगा, आप कह सकते हो एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो क्या करिए ना, हमारे पास मिटाने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम पहले ऐसे बना देते हैं रेफरेंस लाइन। अब देखो क्या होता है, और ये भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, 1, ये 2, है ना, ये 3 और ये 4 तो है ही, फिर यहाँ 5, ये इक्वल स्पेसिंग होता है लेकिन 6 और ये 7। क्लियर, समझना इस चीज़ को। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में जो अगर कोई नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। तो ये 0 से 1 के बीच में हमने क्या कर दिया 0, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, और यहाँ डॉट ऊपर, और यहाँ से फिर इस तरह से बन जाएगा, है ना। फिर इस तरह से बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी यहाँ डॉट और यहाँ एरो, और फिर क्या करेंगे, तो कह सकते हो कि सर ये तो रेफरेंस ग्राफ, अरे सॉरी ये तो बेसिक है ना, ये तो रेफरेंस ग्राफ था, तो इसको आप मिटा सकते हैं ऐसे, है ना। इस तरह से हमने मिटा दिया क्योंकि ये थोड़े था, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना था। अब ये सब ग्राफ के पार्ट हैं, डॉट मतलब क्लोज किया हूँ और एरो का मतलब ओपन, है ना, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब ये नाम लिख देते हैं इनके, जैसे मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये है ही एक x5, x6 और x7। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कहोगे कि जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर आएगा x1, फिर x2, फिर x3, फिर π/2, है ना, फिर x4, x5, फिर x6, फिर x7। तो यही हमने बताया था कि p-1 एक तरफ, p-1 दूसरी तरफ और एक यहाँ पे, इस तरह से काउंट करवाया था मैंने। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो कि क्लियरली f मतलब g, f कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि क्या होगा देखो, जैसे -7 करेंगे तो इस पूरी चीज़ को -7 नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये तो सेम रहेगा ना, बस ये क्या होगा पूरा सेट शिफ्ट हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि f इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट, या नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, f इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट, वहीं फिर से लिख दीजिए x1, x2, x3, π/2, है ना, फिर x5, x6, x7।
तो दैट इज़ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सॉरी x5, अच्छा x4 को गायब कर रखा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 ऑप्शंस, मतलब 7 ऑप्शन आएगा। लेकिन इसको कैसे किया ये ध्यान रखना है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो मेरा क्लास किया होगा तो अपने नोट्स में देखे, वो मैंने कराया है, और उस समय पी करके, पहले मैं 3 करके एग्जाम्पल देकर बताया था, यहाँ पे 3 लिखा था स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट में पी लिख दिया था। मैं बोला था कि जैसे 3 से आप डील करते हो उसी तरह से हम लोग पी से भी डील कर लेंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। और आंसर इसका क्या है 7। अगर बाई चांस एग्जाम हॉल में यहाँ पे 5 आ जाए तो 5 दूनी 10 करिएगा और 9 आंसर टिक करके आ जाइएगा। अगर मान लीजिए 12 आ जाता है 12, तो 12 2 जा 24 -1, इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। वैसे मैंने फंडा बता दिया। अब बड़ा नंबर आएगा तो मैं कहूँगा पहले छोटे को डील करना, और उससे रिलेटेड जैसे यहाँ पे हम लोग को ये बनाना है बहुत पॉसिबल है। अब 12 आएगा तो इस बोर्ड के ऊपर तो उड़ के जाएंगे नहीं, है ना, तो छोटा एक फार्मूला डील करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 24। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और लॉजिक यही होता है कि जब भी जैसे 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, एग्जैक्ट 4 पे 4 आएगा। फिर यहाँ इसमें जब इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो एरो राइट साइड में रहती हैं, और जब डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो एरो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन रहती है ना। ये मगना नहीं है, ये ऐसे ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है x की पावर 10 प्लस a2 x की पावर 8 प्लस a3 x की पावर 6 a4 x की पावर 4 a2 x स्क्वायर बी ए पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स, है ना। ये पॉलिनोमियल है और ये रियल कोफिशिएंट्स हैं। p ऑफ 1 है, p ऑफ 2 -5 है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरोज़ रूट को बोलते हैं, ऑफ p ऑफ x इज़ 5 6 7 8। तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा उसको नंबर ऑफ़ जीरोज़ बोल देंगे। ये x की पावर 10 इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, और x को -x से रिप्लेस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी ग्राफ में x को -x से रिप्लेस करते हैं और कोई फ़र्क न पड़े, मतलब जैसा राइट साइड में y एक्सिस के वैसे ही ग्राफ लेफ़्ट साइड में y एक्सिस के। और अगर फ़र्क पड़ जाता है तो फिर क्या कहेंगे कि फिर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं होगा। उसी तरह से हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन पढ़ रखा है, तो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो देखिए क्या क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, और हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करने हैं। जीरोज़ की वैल्यू नहीं बतानी है कि कौन कौन से रूट होंगे। तो देखो इसमें क्या है, 1 पे वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 1 मार्क कर देते हैं। 2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू आप कहोगे -5 है, तो यहाँ मार्क कर दिया। और x की पावर 10 मतलब इन्फानाइट, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फानाइट। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे इस तरह से। क्लियर, समझिएगा इसको। और आप कह सकते हो कि सर इस तरह से जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ जब आएंगे और ये ग्राफ को सिमेट्रिक दिखाएंगे और यहाँ डिफरेंशिएबल है, वैसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि ऐसे ही बनेगा जैसे राइट साइड में है। देखने में वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसी तरह से बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि ये बन जाए, है ना। जैसे ये 2 पे नीचे है तो यहाँ -2 पे वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि आप ही देख लो ना, f ऑफ 2 की वैल्यू जो लिखोगे और f ऑफ -2 की वैल्यू सेम एक्सप्रेशन आएगा, और ये -1 पे भी वैल्यू सेम आएगी। तो कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आ रहे हैं, तो α1 α2 मिनिमम की बात कर रहे हैं, α3 α4 और यहाँ α5। तो आंसर इज़ ए ऑप्शंस। और ये क्यों ऊपर ले गए, जैसे आप कह सकते हो कि सर नीचे क्यों नहीं, तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x की सॉरी p ऑफ x की अगर बात करें तो ये आपका सिंबॉलिक नोटेशन में ही लिख देते हैं, इन्फिनिटी जाएगा। और क्लियरली ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज़ सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, दैट इज़ p ऑफ x इज़ एन इवन पॉलिनोमियल, इज़ एन इवन फंक्शन लिख देते हैं, है ना। तो ये इस तरह से टेंटेटिव ग्राफ है। और मिनिमम में क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ जीरो। देखो इंटरमीडिएट वाली थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है ना, वो दिखाया नहीं हूँ, आप ऐसे समझिए कि, और ये आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि 1 पे मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बस ये मालूम है कि 1 पे जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ये 1 लिख रहा है,
और 2 पे वैल्यू जो -5 यहाँ लिखा जा रहा है, ये क्या है, अपोजिट साइन के है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मिनिमम एक बार तो क्रॉस कराएंगे ना। उसी तरह से -5 और इधर इन्फानाइट जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो मिनिमम और भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन मिनिमम एक बार क्रॉस कराएंगे। और जैसा हम इधर बनाएंगे सिमिलरली कहोगे कि दूसरी साइड बनेगा, बिकॉज फंक्शन इज एन इवन। तो जब इवन फंक्शन हो गया और नंबर ऑफ रूट्स की बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज़, तो 1 ये 2 ये इनको कहते हैं रूट, जहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये 1 है, 2 है, ये रिपीटेड रूट है क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, एक ये है और दूसरा ये है, तो ये कितने हो गए ऐसे गोले 5, तो वहीं हमने आंसर लिखा था 5। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिएगा, हमेशा आराम से ग्राफ बनाइएगा, इवन ऑड कंफर्म करिएगा। इवन ऑड कोई बोलेगा नहीं, ये चीज़ें आपको खुद से क्लिक करनी होगी। और फिर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ही होगा मेरे ख्याल से, और नहीं अटैम्प्ट किया है तो आलस मत करिए, बुक खरीदिए, है ना। अब कई तो सर इसका लिंक भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए, ऐसा नहीं, आपको बुक खरीदना पड़ेगा, है ना। मेरी तरफ से ये है, हम कोई आपकी बुक में के हेल्प में नहीं कर सकते, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं, आपको टॉप करा सकते हैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में दोस्त हैं 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं, जिनका 1% भी अगर उम्मीद है कि हम जेई या जेई मेन करना चाहते हैं, IIT जेई या जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म भरना भी चाहते हैं, तो उनसे आप हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए कि बेटा मैथ में धूम मचाना है, सुनामी लानी है ना, कहते हैं ना तबाही मचानी है, या पेपर को एकदम तहस नहस करना है, तो आप क्या करिए, विवेक सर को फॉलो करिए। इतना आप करोगे तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो MNIT इलाहाबाद का मिनिमम कंप्यूटर साइंस आपको दिलवा देंगे, मतलब अंडर 4000 रैंक। ये बात ध्यान रखना, डंके की चोट पे कहता हूँ आपसे, आप भी फॉलो करोगे आपको मिनिमम उतना मिल जाएगा। और मैक्सिमम क्या है, IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। तो अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये अच्छा एक प्रकार से है क्वेश्चन। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एज इज फॉलो। सीक्वेंस सीरीज हम लोग पढ़े रहते हैं ना, ये उसी से कह सकते हो, रिलेटेड है थोड़ा बहुत। ये 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, मतलब ऑड नंबर की सीरीज़ लिखी जा रही है, ऐसे लग रहा है वो है ही। अब आपको कह रहा है कि जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो लिखा है, तो इस तरह से आप nth रो लिखोगे तो उसका जो फर्स्ट मेंबर है उसको कह रहा है Tn, तो आप इसकी वैल्यू बताइए, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ Tn माइनस n, और n अगर अप्रोचिंग इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। क्लियर। तो एक एक करके करते हैं। तो देखिए, अगर आपको Tn लिखना है, वैसे इसका मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते थे डिफरेंस मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो के ये मेंबर्स हैं, ये वाले जो मेंबर्स हैं ना, इसको हम लोग सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 + 3 + 5, सॉरी 1 + 3 के बाद है 7, 7 के बाद 13, फिर 21, और हमें मान लीजिए ये Tn निकालना है, तो यहाँ Tn लिख दिया। अब इसी को एक राइट शिफ्ट करके लिखते थे, तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 7, और ऐसा कई जगह कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल से भी निकाल लेते हैं। जैसे कहते हैं सर ये 1 है, ये 3 है, मतलब आप T1 को लिख रहे हो 1, T2 को लिख रहे हो 3, जिसको आप 1 + 2 लिख सकते हो, 1 + 2 × 1। T3 को लिख सकते हो आप 7, तो ये 1 + 6, और ये 1 + 6 का मतलब 1 + 2 × 3, तो ये तुरंत क्लिक कर जाएगा। इससे Tn की वैल्यू हो जाएगी 1 + n × n-1। लेकिन बाई चांस नहीं क्लिक करता है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 13, और ये Tn आप यहाँ लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 1, और ये 2 + 4 + कितना हो जाएगा 6, ये 8, ये डब्बा बंद, और यहाँ -Tn। तो Tn की वैल्यू के लिए आप इधर आएंगे, और यहाँ दोस्तों करेंगे 1, और ये 2 से लेकर यहाँ तक n-1 टर्म्स हैं, तो 2 कॉमन लोगे तो n × n-1/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गए, जो मैंने लिखा था वो आ जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया। अब Tn की वैल्यू भी निकल गई, और Tn की वैल्यू आ गई, सॉरी Tn की वैल्यू आई n² - n + 1, है ना। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। और हीट एंड ट्रायल से भी मैंने बताया कि आप लिख सकते हो। मतलब इसमें क्या है ना कि सीक्वेंस सीरीज वाला कंसेप्ट है। अगर आप n टर्म हीट एंड ट्रायल से नहीं लिख पाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक टर्म राइट शिफ्ट करके लिखते हैं और n टर्म निकालते हैं। एक बार जब n टर्म आ जाए तो हम लोग जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लियर। तो आप हीट एंड ट्रायल से भी जा सकते हो,
अब हमें दोस्तों क्वेश्चन कुछ मिटाना पड़ेगा, ये पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। ये हमने सीक्वेंस सीरीज़ का जो डिफरेंस मेथड था ना, ये वहीं यूज़ किया है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। आप टीएन निकाल चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग लिमिट का कैलकुलेशन करेंगे। मैंने बोला ही था कि हमारे पास थोड़ी बोर्ड पे कम जगह है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। हम भी एक स्मार्ट स्क्रीन लाएं और आपकी महा सुपर स्पीड में क्लास चले। अब क्वेश्चन लिखने वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और टॉप अप करते हैं, उसी में मेन मज़ा होता है। तो देखिए इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस वन माइनस n अपॉन ये है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, रेशनलाइज कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। रेशनलाइज करने पे क्या होगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस वन माइनस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। तो ये दोस्तों हम लोगों ने लिमिट वाले टॉपिक में ऑलरेडी किया हुआ है। पहले भाई साहब ये कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर -1/2 आ जाएगा आंसर, है ना। मेरे ख्याल से आप कई सोच रहे हैं कि कितना आसानी से लिख दिए, समझाएं है नहीं। तो देखो फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करना, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करिएगा, -n से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ -1 और ये हो जाएगा 1 - 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1, है ना। n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, रूट के अंदर n स्क्वायर की तरह गया है, तो ये क्या हो जाएंगे 0। तो ये 1 + 1 2 और ये -1। तो इसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था -1/2। इस -1/2 बेचारे को ध्यान रखना, नहीं तो जाल फेंकी गई है पहले ऑप्शन में, है ना। ये 1 मिनट, हम ऑप्शन थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। ये -1/2 लिखा था ना, है ना। तो इसको इस तरह से टिक किया जाए, नहीं तो लग रहा है कि माइनस भी छुप गया। तो आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन एक प्रकार से सीक्वेंस सीरीज का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व किया और लिमिट के भी कंसेप्ट इन्वॉल्व किया, और थोड़ा बहुत आपको इस तरह से भी होना चाहिए। आपसे ये भी एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है कि लास्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो भी कर सकते हैं जैसे इसको किए हैं। उसमें क्या लिखेंगे 1 5 11 19 29, इस तरह से करते हुए हम लोग बढ़ सकते हैं आगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट कर लिया है, एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लिया। तो अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्वेश्चन है कि लेट f बी ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। कंपोजिशन मतलब f ऑफ g, g ऑफ f, जिसको फॉग और गॉफ बोलते हैं आप लोग। डिफाइंड बाई f ऑफ u इक्वल टू 1/u³ माइनस 6u स्क्वायर प्लस 11u माइनस 6। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ x वेयर f इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट सर्च करने हैं। तो हम लोगों ने थ्योरम्स रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, अगर दोनों कंटिन्यूअस होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस होता है तो सम और डिफरेंस के बारे में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। प्रोडक्ट और क्वोशेंट के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कंपोजिशन फंक्शन है। तो ये एक बार ध्यान से देखो, तो ये u³ माइनस 6u स्क्वायर प्लस 11u माइनस 6, ये फैक्टराइज हो जाएगा। 1 इसका एक रूट है, तो इसको वैसे भी हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में याद किए रहते हैं। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो u-1 u-2 और u माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर हम इसको x के टर्म्स में लिखें तो ये 1/x माइनस 1 और ये 1/x माइनस 2 और ये 1/x माइनस 3। अब देखो, अगर 1/x की वैल्यू 3 हो गई तो प्रॉब्लम, 1/x की वैल्यू 2 हो गई तो प्रॉब्लम, 1/x की वैल्यू 1 हो गई तो प्रॉब्लम, और x की वैल्यू 0 हो गई तो प्रॉब्लम। तो आप कह सकते हैं क्लियरली, एक बार चेक करते हैं। ये 1/x की -1 0 हो गया, x की वैल्यू 1 पे, ये होगा x की वैल्यू 1/2 पे, ये होगा x की वैल्यू 1/3 पे, है ना। ये रफ वर्क है। तो आप ये लिख सकते हैं क्लियरली f इज़ डिसकंटिन्यूअस, है ना। डिफाइंड ही नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस तो कंफर्म होगा। एट x इक्वल टू, पहला तो डिफिनीसन है 1/x के चक्कर में 0, दूसरा है 1, फिर तीसरा 1/2, 1/2 ही आएगा ना। ये इधर ले जाएंगे, हाँ 1/2 और ये 1/3। तो ये कितने पॉइंट्स आए, 4 पॉइंट्स। देयर आर 4 पॉइंट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, 1 ऑप्शन टिक कराता है, कहता है कि सर 1/x में ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम थोड़े है। अरे नहीं, ये जानते हो गलती 1/x वाली कहाँ से होती है। 1/x वाली गलती इस तरह से होती है कि जैसे 1 वाली गलती कि उसको लगता है कि सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जब टर्म 0 हो गया ओवरऑल तभी भी तो प्रॉब्लम है। 1/0 कहाँ से लाएंगे,
उसी तरह से ये अगर जीरो हो गया तब भी प्रॉब्लम, और ये भी जीरो हो गया तब भी प्रॉब्लम। तो इन तीन को जीरो करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x इक्वल टू जीरो पे तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। आप कह सकते हो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो पहले ये भाई साहब एग्जिस्ट तो करें। तो ये जीरो पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इसकी वजह से जीरो लिखा। और एफ ऑफ यू में जो फैक्टराइज किया, और ये कहाँ से आया, आप तब से ये सिर लेकर ऐसे बैठे होंगे, कहाँ से आया ये, रिमाइंडर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर थ्योरम जिन बच्चों की मिसिंग है, हम नेक्स्ट डे आपका 2 अक्टूबर को क्लास लेने जा रहे हैं, उस दिन 11th की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो बच्चे हमारे 12th के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी 11th के आपके पैदल टॉपिक हैं जिसमें आप वीक फील करते हैं, वो 11th का जब फाउंडेशन चले ना, 11th के फाउंडेशन में देखो बच्चों क्या है कि हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, मिक्सअप नहीं करने वाले हैं। जैसे 12th का जो सिलेबस है मैं उसको क्लैरिफाई 1-2 बार कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 11th फाउंडेशन का मतलब कि फाउंडेशन जब 11th में स्टूडेंट है और IIT JEE JEE में जे एडवांस टारगेट किया है तो उसको क्या करना चाहिए। 11th फाउंडेशन सिमिलरली उसी तरह से है, जो टारगेट का है उसमें ये दोनों तो कॉमन है। अब नई चीज़ क्या है, कहोगे कि ये तो तीनों मतलब आपने मिक्स कर दिया, फिर नई चीज़ क्या किया। तो हम 12th क्लास की एक 12th बोर्ड, 12th NCERT, 12th LCRT एग्जाम्पलर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा। उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, उस प्लेलिस्ट से किसी 11th बच्चे का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और कोई 12th पास है जो हमारा ड्रॉपर से टॉपर वाली कैटेगरी का है उससे भी कोई कनेक्शन उस लिस्ट से नहीं रहेगा। जो हम 12th NCERT उसमें एग्जाम्पलर और बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसी तरह से 11th NCERT 11th एग्जाम्पलर के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे 12th के बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, और जो ड्रॉप लिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो JEE मेन जे एडवांस की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे ले आएंगे। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो किसको पढ़ना होगा, तो वो पढ़ेंगे हमारे आगे चल के 12th वाले, और जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर हैं वो 11th इसलिए नहीं पढ़ेगा क्योंकि 11th को JEE 2022 देना है, तो 11th को के लिए कोई मतलब नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएगा प्लान। और जो महा रिवीजन चलेगा 1 दिसंबर से, उसको कौन कौन अटेंड करेगा, तो उसको अटेंड करेगा हमारा 12th का स्टूडेंट जो अभी 12th में पढ़ रहा है, जिसको 21 में 12th देना है। जनवरी में आपका 2021 में वो JEE मेन जे एडवांस के पेपर मई में जाके देगा, या जब भी पेपर होगा, और वो हमारा ड्रॉपर से टॉपर वाली कैटेगरी वाले बच्चे करेंगे। और 11th वाले उस समय क्या कर रहे होंगे, तो वो अपना फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे होंगे। 11th वालों को लगता है कि नहीं, वो हमें कोर्स एक बार रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना चाहिए, तो इसमें क्या बुरा है ना। शॉर्ट रिवीजन भी आप करते रहिए, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, जिस पे सारा रिजल्ट और सब कुछ डिपेंड करता है। आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने थोड़ा कम पढ़ लिया लेकिन प्रॉपरली एक मेंटरशिप के साथ रिवीजन किया, है ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमने कहा भी है कि आपको एक 51-91 वाला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, और वो फार्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, उसको ध्यान रखिएगा। 51-91, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बता दिया, और आपने हमारे चैनल को सपोर्ट प्रमोट भी कर लिया होगा। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपकी वजह से चैनल है, आप लोग नहीं रहोगे तो चैनल किस बात का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। अगर तीनों सब्जेक्ट इसी लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आपको इतना करना होगा, आप इतना करिए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एक अच्छी क्वालिटी, इंडिया की द बेस्ट फैकल्टी मिलेगी आपको, जो आपके लिए बहुत मेहनत करे, लेकिन आपको पहले सपोर्ट करना होगा। कुछ हमें भी पॉपुलर बनाइए, फेमस करिए, है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए। आपका जो भी सपोर्ट रहेगा, प्रमोशन रहेगा, तो उस हम, और हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ है। आप जो भी ज़िंदगी में सपने देखते हो, है ना, जो भी लक्ष्य रखे हो, उसको यकीन में बदलो, उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, एकदम मेहनत से काम करो, है ना। कहते हैं ना कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी, इस टैगलाइन पे काम करिए, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन 27, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, 4, आंसर ए टिक कर दिया है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये थोड़ा सा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और ये अगली साल आ जाता है 2021 में, तो आप आश्चर्य मत करना। देखो इसमें क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, x की पावर x है यहाँ, और इसको भी एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं, x की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, है ना, पहले देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो जैसे ये स्मॉल l1 लिखें, और इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x की बात करें, है ना, अलग से निकालना है, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं।
तो ये क्या होगा कि हम इसको बताए हैं आपको, एल हॉस्पिटल रूल से निकालते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स एल एन एक्स। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कैसे लिखते हैं इसको, एल एन एक्स बाई 1 बाई एक्स। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, एक बार चेक करिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कहोगे कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स, तो विच इज़ ई की पावर 0 माइनस 0 या ई की पावर 0 कहिए, विच इज़ इक्वल टू 1, है ना। इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एज, या इसको देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये पहले समझ लेना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमने पहले लिमिट वाले एल हॉस्पिटल रूल के टाइम बताया है और बोला भी था कि याद रखिएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन भी वैसे एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स याद किए हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हम लोगों को यह एहसास हो रहा है कि ये टर्म को एक्स टू, जैसे यहाँ पे देखो तो ई, यहाँ ई की पावर टी दिखेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा ना, तो एक्स की पावर एक्स माइनस 1 को क्या पुट कर दिया जाए, टी। तो एज एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस टी अप्रोचिंग कहाँ जाएगा, तो ये 0 प्लस पे 1 जा रहा है, तो 1 माइनस 1 कहाँ जाएगा आपका 0, है ना। तो एल सॉरी लिमिट की वैल्यू अब टी के टर्म्स में लिखिए, तो टी आपका टेंड्स टू 0, इसको मैंने क्या लिख दिया, ई की पावर टी, और यहाँ से देखो ध्यान से, तो इसको आपने लिखा है टी प्लस 1, है ना, होल डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट, तो ये ऐसे लिख सकते हो ना इसको, एक्स की पावर एक्स माइनस 1 और एक्स की पावर एक्स प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा आपका टी, और ये कितना होगा, तो ये कहोगे कि सर ये हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस 1, तो ये इस तरह से लिख देंगे, टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो लिमिट एज टेंडिंग टी टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, टी ई की पावर टी माइनस 1/2t होल मल्टीप्लाइड बाई लिमिट टी टेंड्स टू 0 1/2 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये पहली वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और ये 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/8 के इक्वल, है ना। द आंसर नंबर कौन सा आएगा, ये सेकंड ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या किया है। नो डाउट कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे आप एक्सपेंशन यूज़ कर लो, तो वो तो आपके पास चॉइस है ही, लेकिन एक्सपेंशन और एल हॉस्पिटल में कभी प्रेफरेंस ऑर्डर आता है तो मैं उसको एल हॉस्पिटल रूल से प्रीफर करता हूँ, है ना। वैसे आप एक्सपेंशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और ये सब ध्यान रखना, है ना, एक्स की पावर ये स्क्वायर, इसको अलग, ये क्या लिखा है बेसिकली ध्यान से देखो। तो ये हम लोग पढ़े हैं ना कि ए की पावर एम होल की पावर एन को ए की पावर एम एन लिखते हैं, और इसको ए की पावर एन होल की पावर एम भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, क्लियर, क्योंकि बेस पॉजिटिव आ रहा है 0 प्लस में। याद रखोगे, अच्छे से याद रखोगे तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें लॉजिक क्या था कि इस पूरे को टी उठा के पुट करना था। और अगर आपको एक्स की पावर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस याद है तो फिर आपका ये जो हम लिखे हैं इससे आप टाइम बचा लेंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। लिमिट को आपको पता ही होगा, इस पर 2 क्वेश्चन आए थे और वो दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के। पहली बार जेई के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लिमिट के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा है ना कि जो समीर बंसल की बुक करके बच्चा पेपर दिया होगा 2022 का, सॉरी 2022 कर रहे हैं 2020 का 2020 का, वो तो एकदम चिल मार रहा होगा आज की डेट में, है ना। कैलकुलस 47 नंबर का आया था ना, मैं श्योर करता हूँ कि उसके 45 तो मिनिमम या 47 मिल गए होंगे, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अलजेब्रा के तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के तो। और एक चीज़ अभी मैं बता दूं बच्चों, आप लोग 12th क्लास के और हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ नोटिस करना, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो जेईई एडवांस महा रिवीजन करके हमने 15 वीडियो डाला है। ध्यान से सुनना, 15 वीडियो, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। और 15 वीडियो में मैंने देखा है कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो व्यूज़ देखोगे ना, व्यूज़ एक बार चेक कर लेना, उसके व्यूज़ कम हैं रिलेटिवली सबके मतलब आज की डेट में सबके 1000 के ऊपर व्यूज़ चले गए हैं, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का व्यू अभी 900 850 के आसपास है। और उससे 18 क्वेश्चन मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन आया था, है ना। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट
3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 4 तिहाई 12 और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो कितने हो गए? तो 12 और 6 18, और सारे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो ये हुआ था, मतलब जो बच्चों ने वो किया था वो कह रहे थे यार 15 नंबर तो सर ने फ्री के लौटा दिए, है ना। मैं बोलता भी था, और एक जो क्वेश्चन आया है ना आपका इंटीजर टाइप में, उसके हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं, है ना, बार बार 3 क्वेश्चन मैं बोलता भी था, ऐसे गिनवाया भी था उसको, है ना। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे फील आ रही थी कि स्किप कर देते हैं ये तो बोर्ड वाला, फिर लगा कि नहीं यार, जेई 2015 में आया है, आईआईटी बॉम्बे वालों ने पूछा था तो कहीं आईआईटी दिल्ली वालों ने ना पूछ लिया। और देखो मैंने बोला भी था कि मिनिमम 2 करके बॉम्बे वाले पूछ चुके हैं, अब जेई दिल्ली ये क्या किया, मिनिमम 3 कर दिया। अरे भाई कोई बच्चा मिनिमम 2 का कर लेगा तो 3 का नहीं कर लेगा। और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के हैं क्वेश्चंस, है ना, हमने नए क्वेश्चंस कराए, और जिन बच्चों ने वो क्लास किया होगा तो उनके 18 नंबर फ्री। 18 नंबर का मतलब समझते हो ना, 2000 ऊपर नीचे रैंक होती है आईआईटी जेई के। तो ये है, मतलब आप जिस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करते हैं वहीं आपकी लास्ट में जाके बैंड बजा देता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जैसे 2016 में बैंड बजाया था ना सबकी, तो कभी भी बजा सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि जो कैलकुलस का टफ टॉपिक है, समीर बंसल बुक की डिस्कशन उसी टॉपिक से किया जाए। कहते हैं ना कि जब आधा जंग तो जीत लेंगे इसको कंप्लीट करते ही, फिर तो क्या है, चिल आउट मारेंगे कैलकुलस में। अलजेब्रा में कहीं दिक्कत होगी नहीं आपको, और कोऑर्डिनेट तो वैसे टाइम पास है, तो पूरा सिलेबस आपका अच्छे से जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। आप लोग केवल सुनते हो, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग जितने हैं ना उनको जोड़ो। मैं यही चाहता हूँ, एक बार आप जोड़ो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, एक लेवल पे जाएगा ना, फिर देखिएगा आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, आपको कहीं और ताकने झांकने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 51 91 वाला फार्मूला हम आगे डिस्कस कर ही देंगे, तो उसको आप फॉलो करिएगा, और जो चाहते हैं जीवन में वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान रखना, पहले इसको टी माना है, फिर इसको भी टी के टर्म्स में लिखा है, इसको एक्सचेंज करके डायरेक्टली लिखा हूँ t² - 1, तो फैक्टराइज कर दिया हूँ। और ये स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना। तो ये एक टी का होल स्क्वायर किया, और ये स्क्वायर है ना, जल्दीबाजी में स्टूडेंट स्क्वायर को छोड़ देते हैं, फिर यहाँ LH रूल लगाया है, इसको बेचारे को वैसे ही रखा है, तो 1/4, और वो LH रूल से ये तो 1 होता है ना, e⁻t - 1/t, तो 1/2, ये 2 यहाँ का है 2, और ये 1/4 1/8 आ गया, और आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर? तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ f(x) इज मैक्सिमम ऑफ sin x, sin इनवर्स cos x। अगर ये sin इनवर्स sin x रहता है तो क्वेश्चन चुटकी बजाओ हो जाएगा, लेकिन इसका भी इलाज करेंगे, क्योंकि sin इनवर्स x की वैल्यू π/2 - cos इनवर्स x होती है। तो ऐसा करेंगे, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, फिर मैक्सिमम वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर 4 ऑप्शन तो हम लोग कर ही सकते हैं पढ़ पढ़ के। तो सवाल ये उठता है कि ग्राफ बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये gx है, दूसरा वाला, क्योंकि साइन को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ऑफ cos x, तो इसको आप लिख सकते हो π/2 - cos इनवर्स ऑफ cos x। ये कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ हमने बताया है कि कुछ ऐसे बनता है ना, छोटा सा बना देते हैं, ऐसे बनता है इस तरह से। क्लियर? और नहीं बताया है तो ITF कराएंगे ना, तो ये सब बनवाएंगे। वैसे जिन बच्चों को करना होगा वो महा रिवीजन ITF का देखेंगे तो उतना समझ में आ जाएगा, है ना। शुरू का वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है। जैसे कई ऐसे हैं कि यहाँ माथापंची करेंगे और सोचेंगे मेरे से हुआ नहीं, सर ने कराया नहीं, अब हम क्यों करें, सर को एग्ज़ाम देना है ना, मेरे को तो एग्ज़ाम देना नहीं है, तो सर कराएंगे तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, मतलब मैं जा रहा हूँ ना एग्ज़ाम देने आपके लिए, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपको क्या करना होगा, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस होती है तो आप महा रिवीजन करके 15 लेक्चर हमने बोला ना, 15 में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो क्या? 15 दूनी 30 घंटे पढ़ नहीं सकते हो? अगर 30 घंटे पढ़ोगे चिल आउट मारोगे यार। तो सारी चीज़ें हम यूनिवर्स में सारी रिवीजन करवाए हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इस ग्राफ में क्या करना है, इसको पलट देना है। पलट दोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। कैसे दिखेगा फिर, तो ये हमें ऐसे दिखेगा, है ना, अब ऐसे, और ये π/2 मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। और हमें टेंशन क्या लेनी है, इसका भी पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, तो ये ऐसे बनता है। ये जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2 आएगी। तो ये इस तरह से बनेगा बच्चों, ऐसे, है ना। ये ध्यान रखना, ये आता है आपका 2π। ये कौन है, तो ये पाई है, ये π/2 है। ये कौन है, तो 3π/2 है।
ये कौन है, तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। हमने सिर्फ 0 और पाई के बीच में ही बनाया है, आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, थोड़ा सा आगे दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। अब साइन का ग्राफ कैसे बनता है, तो कहोगे कि सर π/2 पे भाई साहब यहाँ रहते हैं, 3π/2 पे यहाँ रहते हैं और पाई पे यहाँ रहते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं साइन का ग्राफ, है ना, ऐसे। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं, ये मैक्सिमम वाला पोर्शन देख लीजिए, ये मैक्सिमम जो जा रहा है इसको देखिए ध्यान से, ये है आपका मैक्सिमम। क्या एहसास किया आपने, तो आपने ये एहसास किया कि यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या ये n π/2 के मल्टीपल हैं, n इंटीजर है तो नहीं, कहोगे कि π/2 का मल्टीपल तो यहाँ पे हैं, और जहाँ पे फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। ये डिसकंटिन्यूअस तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस ही आ रहा है, और π/2 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो आंसर इज IIT बॉम्बे, है ना। इस तरह से हमारा आंसर बी सॉल्व हो गया। लेकिन बी बेटा सॉल्व तब होगा जब आपको ये सब ग्राफ मालूम होंगे, नहीं ग्राफ मालूम होगा तो आपकी बैंड बज रही होगी, मेरे को पता है, और आप इतने कामचोर हैं कि आप वो प्लेलिस्ट से देखेंगे भी नहीं, है ना, ठिकरा फोड़ रहे होंगे कि ये कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, है ना। तो उस तरह से तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, देख लोगे, मैं कहाँ तक समझाऊंगा। अब इसी का ग्राफ बनाऊंगा तो कहोगे तुम कि आप आए हो समीर बंसल की बुक सॉल्व कराने या ग्राफ बनाने, है ना। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सब आपको आता है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, हमने कहा भी था कि 3 को याद रखिएगा, बाकी 3 तो टाइम पास हैं, है ना। और JEE 2014 में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आया है ना, ये भी मैंने बोला है उस टाइम। तो ये हमने क्वेश्चंस पूरा डिस्कस कर दिया अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ, है ना, क्लियर। अब हम लोग करते हैं आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है आज की क्लास का, f फ्रॉम r टू 0 to infinity, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि f इज ए पॉजिटिव फंक्शन, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है, क्योंकि कोडोमेन इसका आपका 0 से इन्फिनिटी है, r प्लस है। अब आगे क्या लिखा है कि इफेक्ट, ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे e⁴x इंटू e⁴x² है, जो प्रोडक्ट किया गया है, यहाँ पे सम किया गया है, और fx पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में fx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को कुछ मिलेगा हिंट, देखिए। और ये बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम है, लेकिन इतना आसानी से ये क्लिक करता नहीं है, ये भी मैं बताऊँ, है ना। जब क्वेश्चंस किए रहेंगे तो आपको क्लिक करेगा। तो fx प्लस, मैं कह रहा था कि इसको e⁴x इंटू e⁴x² तो लिख ही सकते हैं, है ना, लेस देन और इक्वल टू e⁴x प्लस e⁴x²। तो ये आप लोग लिख सकते हो, इसको फैक्टराइज करने के बाद fx का होल स्क्वायर माइनस e⁴x प्लस e⁴x² टाइम्स f(x) प्लस e⁴x इंटू e⁴x² लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये fx माइनस e⁴x बन गया, और ये fx माइनस e⁴x² बन गया, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इनमें कुछ पता नहीं है, आप कह सकते हो, तो इसमें 2 केस राइज होते हैं। जैसे हमें 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो एक बार 1 से ऐसे करते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 कर देते हैं, तो 0 से 1 में e⁴x है ना, e⁴x की वैल्यू e⁴x² से बड़ी होती है, और जब 1 से आप इन्फिनिटी जाओगे तो उस समय e⁴x² e⁴x से बड़ा होगा, क्लियर। तो इस केस में आप क्या कहोगे कि e⁴x की वैल्यू, ये जो fx है वो e⁴x² से बड़ी होगी, उल्टा लिख दिया ना, e⁴x² बेचारा छोटा है तो यहाँ x² किया जाए, ये लिखा जाए, और इस केस में कहेंगे कि e⁴x f(x) e⁴x² से। अब ध्यान से देखो, बाई सैंडविच थ्योरम दोनों में अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 करें तो ये भी ये भी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा बाई सैंडविच थ्योरम, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। और ये ध्यान रखना, ये सैंडविच थ्योरम से किया गया, हम लोगों ने पढ़ा है ना। सैंडविच थ्योरम में ऐसे कैसे पढ़ते थे कि इफ़ f(x) इज ए फंक्शन डिफाइंड fx, gx, hx आर 3 फंक्शन डिफाइंड सिमेट्रिकली नेबरहुड ऑफ a
एन एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते थे, जिस इंटरवल में डिफाइन है उसके किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर को लिमिट अप्लाई कर देते थे। वैसे इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था, इनइक्वालिटी इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना, 4 नंबर का क्वेश्चंस भी आया था इस बार। हमने बताया भी था जेई एडवांस में कि इनइक्वालिटीज इंडेफिनिट इंटीग्रल से चाहे कुछ भी हो जाए क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आ भी गया। हमने लास्ट में उसको कराया भी था। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि आप जब यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे आपको डाउट होगा कि नंबर लाइन पे किसको लेफ़्ट साइड में रखें। तो आपको 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो एक बार 1 के लेफ़्ट साइड में जैसे ही देखेंगे तो पता चला ई की पावर एक्स बड़ा है, और 1 के राइट साइड। जैसे अब यहाँ पे कई स्टूडेंट कहते हैं सर इनका ग्राफ बना दो, है ना। तो ग्राफ में ये है बच्चों कि जैसे 1 पे ये दोनों भाई साहब लोग सम हैं, फिर ये इस तरह से जाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स बड़ा रहेगा, और यहाँ पे ई की पावर ऐसे जाता है ना, ई की पावर एक्स इस तरह से, और ये ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ऐसे गया ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये 1 है ना। तो राइट साइड में ये ई की पावर एक्स स्क्वायर बड़ा हो जा रहा है, और लेफ्ट साइड में कौन है, ई की पावर एक्स बड़ा हो जा रहा है। लेकिन 1 के राइट साइड लिखें या लेफ्ट साइड लिखें, जब लिमिट निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, दोनों केस में ई आ रही है। सर ये मैंने 1 लिखा है, देखो हम भी लगता है पागल वगल हो गए हैं, है ना। तो ई, और ई का ही आंसर टिक करेंगे। अरे बाप रे, वैसे देखो ये 1 इन्होंने जाल मछली फेंक रखा है ना। हमारे जैसा स्टूडेंट तो बकरा बन जाए वहाँ जाके 1 करके आएगा तो, और पता चला जो कर रहे थे वो पूरा किया कराए पे पानी फेर देगा। तो ये जो मैं सिली मिस्टेक करता हूँ ना, इससे आप सीखिएगा। आपके सामने देखो, अब ऐसा नहीं है, हम सॉल्व किए हैं, हमें आंसर भी पता है, लेकिन मैं कितनी बार बोला कि हमें सॉल्यूशन नहीं, हमें डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन का मतलब कि आप उससे सीख रहे हैं, है ना, वो है। ये हमारे बैकबोन क्वेश्चन हैं। एक बार इनको कर लेंगे ना, उसके बाद आप ज़िंदगी का कोई भी पेपर देना, दुनिया का कोई भी जेई मॉडल उठा लेना और देना। अगर 91% नहीं आया, 90 के परसेंट के ऊपर नहीं गया, तो मुझसे बात करना, है ना। सीधे सीधे बात करना कि आप क्या पढ़ा रहे थे, मेरा तो नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, वही चीज़ है। क्लियर। तो उस चीज़ से आप इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड के साथ मेहनत करिए, डेडिकेटेड होके, और सक्सेस पाइए। आज की मेहनत कल रंग लाएगी। और ये हमने 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट, मतलब 21 से लेकर 21 to 30 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो 31 से 40 वो 10-10 के मल्टीपल में चलेगी, क्योंकि क्लास बड़ी ना हो और आप लोग इंजॉय कर सको डिस्कशन को, तभी फ़ायदा है ना। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिख ही देता हूँ कि क्वेश्चन इस टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर ये उठाया है। तो आप जैसे मान लीजिए कि ये 10 क्वेश्चन आपने किया है और उसमें केवल 3 क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उन 3 क्वेश्चन को सिर्फ देखना, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ से, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। हाँ, अगर कहीं को लगता है कि नहीं अप्रोच देखते हैं, सर का अप्रोच हमारे अप्रोच में क्या अंतर है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा नवंबर लास्ट तक आप पूरे वीडियो देखा करिए, है ना, भले आप सॉल्व किए हों या ना। और ये भी बता दूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। कई कामचोर ऐसे होंगे कि जो सोचेंगे कि सर डिस्कस कर ही देंगे, मैं देख लूँगा। सोल्यूशन नहीं रटना है, इसलिए मैं बता के, और बुक भी लिमिटेड रखा हूँ, है ना। एक खांची बुक नहीं खरीदवा दिया हूँ कि 50 को बुक खरीद लाए और उनके क्वेश्चन आप भी बोलोगे सर कहाँ से, इसमें तो फिक्स है ना। मैं इसीलिए थंबनेल पे भी अब कोशिश करूँगा कि वो चीज़ एकदम डिटेल में लिखूँ, है ना। एक्सरसाइज 1 चैप्टर और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक डिस्कशन लिखा है, और जो टैगलाइन है टाइटल, उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ लिखूँ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आपका, है ना, अच्छी तरह से एकदम याद रखना। आंसर क्या है, ई के इक्वल है। तो बच्चों आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट करिए। पहली चीज़, आपके क्लासमेट्स में मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो 10 सब्सक्राइबर ऐड करवाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जेई मेन और जेई एडवांस की 1% भी, सिंगल 1% को 100% में हम कन्वर्ट कराएंगे दोस्तों। लेकिन वो 1% वाले को हमारे मैसेज दे दो कि ये है, क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की क्लास चल रही है, बेस्ट क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। मेरे कहने से तो बेस्ट बनेगा नहीं, आप लोग बेस्ट बनाओगे। और अगली चीज़ क्या है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे। और 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं वो भी परेशान ना हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने कमिटमेंट कर दिया है कि 11th का जो 12th बोर्ड का सिलेबस है वो 30 नवंबर से 1 दिसंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को मुझे अनाउंस करके महा रिवीजन स्टार्ट करना है। उसके पहले एन प्रकार ऋण
हम आपका पूरा कैलकुलस, वेक्टर थ्री डी, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, है ना, और प्रोबेबिलिटी, ये तो हम कंप्लीट कर ही देंगे, इंटायरली कर देंगे यार, है ना। और 11th वाले जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका मेनली अलजेब्रा के कुछ पार्ट और ट्रिको कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में हम लोग रहेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेट में 11th का रहेगा। कोऑर्डिनेट ही स्ट्रेट लाइन या सर्किल हुआ रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, महारिविजन में इन्हीं को कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन सर्किल को। और जिनको रिवाइज़ करना है वो प्रॉपरली रिवाइज़ करते ही रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।